आज है 4th ऑफ द अप्रैल 2024 और आपको जैसा कि पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने भी इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब जितने भी न्यूज़पेपर है जिनसे हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, हम उस सभी का क्या करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले देखो, आपने देखा होगा कि ये जो न्यूज़ है ये हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारे कौन है, नितिन गडकरी, जो कि हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब समझना, इन्होंने कहा है कि नो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स इन इंडिया, गडकरी वोज टू एलिमिनेट फ्यूल कार्स। समझना, आज के दिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 36 करोड़ व्हीकल्स हैं जो कि पेट्रोल पर रन कर रहे हैं या फिर डीजल पे रन कर रहे हैं। सोचो, ये इतने व्हीकल्स जब चलते होंगे तो जितना पोल्यूशन होता होगा, उस पोल्यूशन से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना खराब हो जाता होगा। आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि इतना पोल्यूशन निकलता होगा कि हमारे यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती होंगी कि कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ पर, जैसे अभी आपने देखा गर्मियां स्टार्ट भी नहीं हुई और यहाँ पर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई इतनी भयंकर तरीके से, कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का कारण है, वो कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स। अब समझना कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये वो फ्यूल्स होते हैं जो हमारे यहाँ पर जब हम इनको बर्न करते हैं, देखो एक्चुअल में इनको क्या कहा जाता है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब अगर इनको हम यूज करेंगे तो इनको एक बार अगर तुमने यूज कर लिया तो दोबारा बनेंगे नहीं, क्योंकि इनको बनने में काफी टाइम लगता है। अगर हम इनकी जगह ऐसे रिसोर्सेज का यूज करें जो बार बार बनते हो, जैसे कि सोलर लाइट है ना, जैसे कि विंड पावर, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो उससे जो पोल्यूशन होता है ना वो बिल्कुल कम होता है। क्यों? क्योंकि उसको बनने के लिए भी कार्बन की नीड नहीं थी, और जब कार्बन की नीड नहीं है, जो कार्बन जलेगा ही नहीं तो कार्बन का वो नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा। जब एमिशन नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैसें नहीं बढ़ेंगी, और जब ये नहीं होगा तो तुम्हें पता है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तो हमारी जो अर्थ है उसका जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो आज के दिन लगभग 1.46 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर चुका है, वो नहीं जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो टारगेट ईयर हमने सोच रखा है कि 2100 तक अगर हमने इसको नहीं रोका तो हमारी पूरी अर्थ पानी में खत्म हो जाएगी, समा जाएगी और सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हमने इन चीजों को कम करने के टारगेट बना रखे हैं, यानी कि हमने सोच रखा है कि हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, और कार्बन न्यूट्रल होने के लिए हमने 2050 वर्ल्ड का टारगेट है, और हमारे इंडिया का टारगेट कौन सा है, 2070। तो आप इस बेस से ये समझ में आ गया होगा आपके कि ये जो पूरी न्यूज बनी हुई है कि ये क्यों पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को बंद करना चाहते हैं, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये अर्थ के राइजिंग टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं। क्योंकि इससे जो पोल्यूशन होता है, जो एमिशन होता है, वो इतना खतरनाक होता है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कार्बन का जब एमिशन होता है, जब आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जलते हैं तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है इसमें, मीथेन। और मीथेन आप जानते हो CH4, और मीथेन जो है 28 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल होता है CO2 से। तो ये ज्यादा टेम्परेचर राइज करने में हेल्प करता है किसकी, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस की। ठीक है, जैसे इसके बाद एक आता है आपका ईथेन। ठीक है, ईथेन क्या होता है, तो C2H8 क्या होता है, ईथेन का फॉर्मूला होता है, कई बार ये चीजें भी पूछ ली जाती हैं। और एक होता है उसके बाद प्रोपेन। कौन सा आता है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना C2H8 और उसके साथ साथ C3H10 किसका फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये हमारे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं, और उनको बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चले हुए हैं, हमने बार बार पढ़ा है। और ध्यान रखना, ये ऐसी न्यूज है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो न्यूज है वो एनवायरनमेंट से रिलेट करती हुई है। और आज के दिन अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई इश्यू है ना तो एनवायरनमेंट का ही है। ठीक है ना, चाहे आप देख लो अल नीनो इफेक्ट चल रहा है अभी। ठीक है, अभी हम आज ही के न्यूज में कवर करेंगे कि अल नीनो क्या होता है, क्यों हमारे यहाँ पर हीट वेव्स आने वाली है। इन सभी का रीजन कहीं ना कहीं क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को ही बंद कर दें। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इट इज पॉसिबल कि 100% आप बैन कर सकते हो इनको?
तो याद रखना, नितिन गडकरी जी ने खुद ये बात कही है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब ये डिफिकल्ट जरूर है बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है, हम धीरे धीरे कर देंगे। और जिस दिन ऐसा कर देंगे उस दिन क्या हो जाएगा, सारी जो पोल्यूशन की जो रियल इश्यूज हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब अच्छा, इसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा, तो समझना, अभी कहा गया कि जो हमारी जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी कब आया था, तो आपको पता होगा 2017 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, अच्छा इस जीएसटी में आपने पढ़ा होगा, हर चीज पर जीएसटी है, एजुकेशन पे, हर चीज पे तुम पढ़ते रहते हो। ठीक है, अब आपको बात ये समझनी है कि ये जो जीएसटी है ना, इस जीएसटी के लिए, जैसे आजकल तुम कोई व्हीकल खरीदते हो, समझना मेरे से सिंपल, अगर आपके व्हीकल की कीमत 20 लाख रुपए है तो आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 45% से 48% तक तो आप टैक्स ही देते हो गवर्नमेंट को, यानी कि उसकी एक्चुअल कीमत तो 10 लाख थी लेकिन 20 लाख में मिल रही है, तो कोई खरीद नहीं पाता। अब एक कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है, तो ये वो व्हीकल होता है जिसमें बैटरी का यूज करोगे आप, इलेक्ट्रिक से चलाओगे, प्लस में फ्यूल टैंक भी यूज करोगे। तो आप क्या करोगे, जब आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी और आप लॉन्ग रनिंग पे गए हुए हो तो आप फ्यूल भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप बैटरी का यूज करोगे। तो जो बैटरी का यूज करोगे तो पोल्यूशन तो जीरो होगा, तो कहीं ना कहीं आप हेल्प करोगे एनवायरमेंट को बचाने में। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है हाइब्रिड व्हीकल्स का, और कह दिया गया है कि हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर जो जीएसटी होगी ना, वो लगभग 5% तक ही होनी चाहिए, और ऐसी रिपोर्ट इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंप दी। अब ये हो सकता है कि हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी खुद एक कार में चल रहे थे, और कार किससे चल रही थी, हाइड्रोजन से चल रही थी। अब सोचो, हाइड्रोजन से चल रही है कार, तो हाइड्रोजन से जब चलेगी तो जो एमिशन होगा वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। सोचो आप किसी बस के पीछे पीछे ट्रैफिक में चल रहे हो और बस का धुआं तुम्हारे मुंह पर आ रहा है सीधा, एक तुम ऐसी बस के पीछे चल रहे हो जिसके पीछे से पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो कौन सी ज्यादा हेल्पफुल है आपको एनवायरमेंट के लिए, तो पानी वाली, सिंपल सा लॉजिक है। तो हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज है, टाटा, महिंद्रा, इन्होंने ट्रक्स भी लॉन्च कर दिए हैं जो एलएनजी, सीएनजी, ठीक है, इनके ऊपर चल रहे हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर चल रहे हैं। तो ये जितनी भी न्यूज़ें हैं इनको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, किसके एस्पेक्ट में, तो एनवायरमेंट के न्यूज के एस्पेक्ट में। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने इंडिया में सबसे पहले हाइब्रिड व्हीकल्स को लॉन्च किया है। ठीक है, क्या वो टाटा है, क्या वो महिंद्रा है, क्या वो हुंडई है, क्या वो मारुति है, कौन सी है। ठीक है, ये आपका आज का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से इसको लिंक करके पढ़ना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। 0 FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट KTR फॉर मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स अगेंस्ट तेलंगाना। देखो यहां से एक वर्ड निकल के आता है जो हमें पता होना चाहिए, 0 FIR। व्हाट इज 0 FIR? तो देखो, अच्छा क्यों हुआ, तो देखो एक मिनिस्टर है, फॉर्मर मिनिस्टर तेलंगाना के, उन्होंने तेलंगाना के सिटिंग सीएम के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट कर दिए, तो उनके अगेंस्ट एक FIR हो गई। तो समझना, एक होती है FIR, ठीक है, और एक होती है 0 FIR। तो FIR का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और ये क्या होती है, 0 फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? FIR का मतलब है कि आप किसी एक रीजन में रहते हैं, वहां पर एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है, और यहां पर इस रीजन में आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आप उस पुलिस स्टेशन में गए और आपने FIR लिखवा दी। अब सपोज करो कि आप रहने वाले यहां के हो, ठीक है, इस पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपके साथ इंसिडेंट इस वाले रीजन में हो गया, ठीक है, लेकिन आप FIR तो यहीं दर्ज करा सकते हो क्योंकि आपका इंसिडेंट यहीं का था, लेकिन आप एट प्रेजेंट यहां पर हो। तो आपने क्या किया, इस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर अपने FIR दर्ज करा दी। तो ये जो FIR तुमने रिपोर्ट कराई, इस FIR को कहा जाता है 0 FIR। अब इसको 0 कहने का मतलब ये याद रखना, आपने सुना होगा कि अगर एक बार FIR हो गई तो वो कभी कैंसिल नहीं होती। हालांकि मूवीज की बात अलग होती है कि उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। ठीक है, अब एक बात समझना, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सीरियल नंबर होता है ना, उसके बिहाफ पर उसको ट्रैक किया जाता है। तो जो 0 FIR होती है ना, उसके अंदर कोई भी सीरियल नंबर नहीं होता, वो जस्ट रजिस्टर हुई, उसके बाद उसको उसके कंसर्न जुरिस्डिक्शन एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और बाद में ये यहां से कैंसिल हो जाती है और केस यहां पे रजिस्टर
हो जाता है। तो ये वाली जो FIR होती है इसको हम क्या कहते हैं, जीरो FIR। याद रखना, इवन जीरो FIR का कॉन्सेप्ट भी अभी से आया है, 2012 के बाद से आया है। शायद आपने एक केस सुना होगा, निर्भया गैंगरेप केस, जो कि कब हुआ था, 2012 के अंदर। उसके अंदर जब रेप केस हुआ था उसके बाद एक कमेटी बनी थी, याद रखना, उस कमेटी का नाम याद रखना, जस्टिस वर्मा कमेटी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद FIR या जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आया। तो याद रखना, जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी इन 2012 इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे आपने आसाराम का केस सुना होगा, आसाराम के ऊपर जब रेप केस लगा था तो उसकी जो केस था वो कहीं रजिस्टर ही नहीं हो रहा था, तो उसका केस दिल्ली में रजिस्टर हुआ था सबसे पहले, ठीक है, तो वो भी जीरो FIR के अंडर ही हुआ था, ठीक है ना। तो ये वाले केस शायद आपने पढ़े होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि FIR क्या होती है, जीरो FIR क्या होती है। अब एक बात समझना, क्या FIR के बारे में हमारे IPC में लिखा है क्या, इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 में आया था, क्या FIR के बारे में हमारे CRPC जो 1973 में आया था, 74 में इनेक्ट हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या इसमें लिखा हुआ है क्या, या जितने भी हमारे अदर लॉज हैं, ठीक है, जो बात करते हैं किसके बारे में, हमारे लॉज के बारे में, कानूनों के बारे में, क्या उनके अंदर कहीं FIR की डेफिनेशन है? तो याद रखना, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि सर FIR कहां से यूज में आती है? तो एक बात समझना, FIR का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो CRPC है उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 154, और इसके अंदर लिखा हुआ है पुलिस रेगुलेशंस। यानी कि जब पुलिस कोई अपना काम शुरू करेगी, अपनी कार्रवाई शुरू करेगी, तो वो कैसे शुरू करेगी? तो जब पुलिस अपना काम करेगी, रेगुलेशन करेगी, तो उसमें जो इनिशियल स्टेप होगा उसे हमने FIR का नाम दे दिया। तो बेसिकली FIR कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि होनी चाहिए, लेकिन हाँ इसके अंडर हम उसको FIR कह देते हैं, डिफाइन किया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। During the upcoming hot weather season, April to June, above normal maximum temperature are likely over most parts of the country, says IMD. IMD देखो ये क्या होता है, ये हमारा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। IMD बना कब था? तो याद रखना 1951 में ये बना होता है, ठीक है। अब ये जो IMD है एक्चुअल में ये काम क्या करता है, ठीक है। तो देखो ये जो IMD है ना, बेसिकली IMD के बारे में अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो IMD है आपका, इसके अदर रीजनल ऑफिसेज में याद रखना 6 अदर रीजनल हेडक्वार्टर भी बने हुए हैं, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, ये वेदर फोरकास्ट का काम करता है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट। और याद रखना ये आने वाले टाइम में काफी दिन तक न्यूज में रहने वाला है। सॉरी, इसके जो फॉर्मेशन है 1951 में नहीं, 1875 में होती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब क्या हुआ कि ये वेदर फोरकास्ट का काम करता है कि आने वाले टाइम पे बाढ़ आ सकती है क्या, आने वाले टाइम पे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन हो सकती है क्या, बर्फ गिर सकती है क्या, ठीक है, साइक्लोन्स आ सकते हैं क्या, तो ये सब बातें बताने का काम होता है इसका। इसने हमें कहा है कि जो आने वाला टाइम है अप्रैल से जून तक, उसमें सबसे ज्यादा हीट वेव देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आज की बात करूं मैं, तो अभी भी 42.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र, MP के अंदर, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि ये इसके बेसिक पॉइंट हो गए। अब एक बात समझना कि ये हो क्यों रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये IMD किसकी वजह से ऐसा बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है इंडिया में। तो याद रखना अभी रिसेंटली क्या है, अल नीनो। अभी मैंने कहा था व्हाट इज अल नीनो, तो थोड़ा सा बेसिक समझना इसके अंदर कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मैंने कहा कि मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के बीचों बीच मैंने 2 टुकड़े कर दिए, इसको नाम दे दिया मैंने 0 डिग्री। इससे थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो मैंने इसको नाम दे दिया 23.5 डिग्री, ऊपर है तो नॉर्थ। थोड़ा सा ऊपर चला गया तो 66.5 डिग्री ऊपर है तो नॉर्थ, और यहां पर मैंने नाम दे दिया 90 डिग्री नॉर्थ। सेम नीचे रहा होगा। अब जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो याद रखना ये बिल्कुल 0 डिग्री है। आपको पता है कि जो आपकी अर्थ है वो लगभग 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, यानी कि कुछ ऐसा रहा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो यूं ना होकर यूं झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। ये हमारा सन है। अब मैंने कहा कि सन के ये ऐसे झुकी हुई है,
अब ये इसके अपनी एक्स पर भी घूमती है और ये इसके चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। और जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा हीट कहां पड़ती होगी? तो सबसे ज्यादा हीट वहां पड़ती होगी जो बीच में रीजन रहता होगा। अब मान लो ये ऐसे घूम के आ रही है, ठीक है, अब ये यहां पर है, ऐसे झुकी हुई है, ये कैसे भी घूमकर आ जाए, सबसे ज्यादा हीट कहां पर पड़ेगी? इस पे बीचों बीच, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, कई बार पूछ लेता है कि अर्थ के कौन से हिस्सों पर 6 महीने के दिन और 6 मंथ की नाइट या डे होता है, 6 मंथ का डे और नाइट होता है। तो कौन सा पोल्स हो गए? जो पोल सामने होगा वहां पर दिन होगा, जो पीछे होगा रात हो जाएगी। 6 महीने तक ऐसा रहेगा, 6 महीने बाद फिर ये आ गया सामने, तो यहां पर दिन हो जाएगा, ये रात में चला जाएगा। तो ये वाला क्यों डाउट भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब मैंने कहा मैक्सिमम हीट कहां पड़ती है? 0 डिग्री पर। और इस 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसको कहते हैं इक्वेटर, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आर्कटिक लाइन कह देते हैं। ऐसे नीचे जाऊंगा तो 23.5 जो नीचे होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया? तो इसको कह दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो नीचे 66.5 डिग्री हो गया उसको क्या नाम दे दिया गया? तो उसको, सॉरी नॉर्थ नहीं साउथ है नीचे है ना, इसको क्या नाम दे दिया गया? तो इसको दे दिया गया अंटार्कटिक, ठीक है। और लास्ट में फिर वही क्या आ गया? 90 डिग्री साउथ आ गया। अब समझना 0 डिग्री पर मैक्सिमम हीट पड़ रही थी, इसलिए तुमने देखा होगा मैक्सिमम जो रेन होती है वो 0 डिग्री पर होती है। मैक्सिमम जो फॉरेस्ट वगैरह पाए जाएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो 0 डिग्री पर पाए जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ पर लोगों का जो कलर है वो ब्लैक मिलेगा, क्यों? क्योंकि हीट ज्यादा पड़ती है। हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? तो हमारा इंडिया यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अब देखो इंडिया जब यहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पर हीट ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो हीट कम होने लगेगी। तो इंडिया के अंदर मैंने कहा ये 23.5 डिग्री 8 स्टेट से पास होती है, ठीक है। अब जब 8 स्टेट से पास हो रही है तो इससे ऊपर जाओगे तो हीट कम पड़ेगी, नीचे जाओगे तो ज्यादा। इसलिए नीचे वाले रीजन के अंदर गर्मी हमेशा ज्यादा होती है, सर्दियों में भी वहां पर इतनी सर्दी नहीं पड़ती, और यहाँ पर बारिश भी ज्यादा होगी। और ऊपर वाले रीजन में क्या होगी? ठंड पड़ने लगेगी, जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ठीक है, ऊपर ऊपर जाते चले जाओगे तो। अब क्या हुआ? अब आते हैं हम किसके ऊपर? अल नीनो, जिसकी वजह से ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा है। अल नीनो का मतलब क्या हो गया कि जब ये जो वेव्स है यहां से, देखो ये मान लो आपका क्या है यहां पर? सन, ठीक है। इस सन की लाइट यहां पड़ी, रेज, और यहां पर क्या हो गया? यहां पर जो एयर के पार्टिकल्स थे वो हो गए गर्म, और गर्म होने के बाद चले गए ऊपर, और ऊपर चले गए तो वापस से कहीं ना कहीं नीचे आएंगे। तो जब ये ऊपर चले गए तो याद रखना यहां पर क्या बढ़ा? प्रेशर बढ़ा, और यहां पर क्या बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन याद रखना जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, लेकिन एनवायरमेंट में या एयर के केस में प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जब एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो हल्के हो जाते हैं, और हल्के हो जाते हैं तो ऊपर उड़ जाते हैं। जब ऊपर उड़ जाएंगे तो यहां पर वैकेंसी हो जाएगी किसकी? एयर मॉलिक्यूल्स की। तो इधर से ठंडी हवा इधर आनी शुरू हो जाएगी। जो ठंडी हवा इधर आएगी तो वापस से ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। इसी को हम क्या कह देते हैं? विंड साइकिल कह देते हैं, ठीक है। विंड साइकिल चलता है। अब जो गैस ऊपर चली गई, जो हवा ऊपर चली गई, अगर वो लगभग 6000 या 6 किलोमीटर से ऊपर चली गई तो वो क्या बन जाती है? जेट। और अगर ये नीचे नीचे है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो 0 डिग्री के आसपास होती है या यहां से जो हवा निकलती है उसे हम कहते हैं विंड, क्योंकि वो गर्म हवा होती है। और जो पोल्स की तरफ से निकलती है, जो हाइट की तरफ से आती है, उसे हम कहते हैं जेट, जो कि क्या होती है? ठंडी हवाएं होती है, कोल्ड हवा होती है, ठीक है। अब जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, यहां पर इतना ज्यादा हीट हो गई कि जब यहां से इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि जब यहां से हीट बढ़ेगी तो होगा क्या कि हमारा जो इंडिया वाला रीजन है, उस इंडिया वाले रीजन के अंदर क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा, देखो कुछ ऐसा था 0 डिग्री, ये कौन सा है? 23.5 डिग्री। यहां पर क्या था हमारा? इंडिया। और ये कौन सा था? 66.5 डिग्री। और ये कौन सा था? 90 डिग्री नॉर्थ। अब सोचो जब यहां पर मैक्सिमम हीट पड़ेगी तो यहां से हवाएं कैसे चलेंगी? तिरछी चलती हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा होगा तो जो मैक्सिमम हीट पड़ेगी तो सीधी कहां टकराएगी? हमारे इंडिया में टकराएगी। और जब इंडिया में टकराएगी तो ये जो गर्म या विंड की वजह से जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसे कहते हैं अल नीनो। और इसका काउंटर पार्ट जो होता है वो होता है ला नीनो। यानी कि जब ऊपर से जेट्स हमारे यहां पर मैक्सिमम पहुंचनी शुरू होंगी तो हम उसे कह देते हैं ला नीनो। और जब यहां से हीट यानी कि विंड सबसे ज्यादा पहुंचेंगी तो हम उसे क्या कह देते हैं? अल नीनो। अब इस अल नीनो का इफेक्ट क्या होता है? गर्मी बढ़ेगी, सीधी सी बात है,
जो रेन है उसके अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा कि मान लो यहां से अरेबियन ओशियन से, अरेबियन सी से बादल उठे और बादलों को यहां बारिश करनी थी, यहां पर इतनी गर्मी पड़ी कि बारिश या तो यहीं हो गई या इतनी हवाएं चली कि बारिश के जो बादल थे वो इधर उधर डिस्टर्ब हो गए। तो यहां तक ये भी हो सकता है बारिश कम हो, ये भी हो सकता है बारिश बहुत ज्यादा हो जाए किसी रीजन में कि एक साथ सारे बादल एक जगह टकरा जाए। तो ये सारे उसके आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी कौन सा इफेक्ट चल रहा है इंडिया के अंदर? अल नीनो। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी ज्योग्राफिकल टर्म थी हमारी, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। सेबी अनवेल्स स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर रिड्रेसल। देखो, एक डिपार्टमेंट होता है, मान लो मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं पैसा लगाना चाहता हूं बीएससी में, एनएससी में। अब ये क्या होते हैं? देखो, एक होता है बीएससी, एक होता है एनएसई। बीएससी का मतलब होता है सिंपल सा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो बना था 1875 में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है। दूसरा एनएससी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये बना होता है 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में बना हुआ है। आप चाहो इसमें पैसे लगा लो, चाहे इसमें लगा लो, ठीक है। बीएससी एनएससी दोनों होते हैं। याद रखना, ये इसकी मोनोपोली ज्यादा हो गई थी, तो इसकी मोनोपोली को कम करने के लिए हमने एनएससी को इंट्रोड्यूस किया था। अब इन दोनों में क्या गारंटी है कि तुम्हारा पैसा सेफ है? क्या गारंटी है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे को रिटर्न मिल जाएगा आगे चल के? अगर शेयर बढ़े तो, और कम हुए तो उस हिसाब से कम ज्यादा होगा। तो कोई ना कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए ना। तो याद रखना, इसको रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना जिसका नाम रखा गया सेबी। मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि ये किसकी सिक्योरिटी का काम करेगा? एनएससी बीएससी में लगे पैसे की। और ये सेबी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो याद रखना 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1988 में इट वाज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। लेकिन 1992 में अगेन इट वाज फॉर्म्ड एज ए, या इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कई बार एग्जाम की लैंग्वेज में ध्यान देना, कभी वो स्टैट्यूटरी बॉडी पूछ लेता है, कभी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी पूछ लेता है, कभी सिंपल पूछ लेगा एस्टैब्लिशमेंट। तो 1988 भी आंसर है, 1992 भी आंसर है, ठीक है। ये काम करना शुरू करता है 1994 से। अब क्या हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हुआ? बीएससी और एनएससी। अब क्या हुआ? ये बीएससी या ये जो सेबी है, ये सेबी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था स्कोर्स। और स्कोर्स का मतलब क्या था कि जो हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनकी जो कंप्लेंट होती है, उस कंप्लेंट को कौन रिजोल्व करेगा, कहां रिजोल्व करेगा, वो अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन कहां पर रजिस्टर करेगा। तो इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को रजिस्टर करना और उनको ट्रैक करना और फिर उसको रिजोल्व करना, ये काम था स्कोर्स का इनिशिएटिव का। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बना हुआ है। तो ये सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था? तो अभी अगर 2.0 है तो कभी ना कभी 1.0 भी आया होगा। तो ये कब आया था 1.0? तो 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब कौन सा आ चुका है? तो 2.0 आ चुका है। इसका काम है कि लगभग 21 डेज के अंदर, विद इन 21 डेज के अंदर उस एप्लीकेशन को क्या कर देना? रिजोल्व कर देना, जो भी क्वेरीज है किसकी? कस्टमर्स की, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि सेबी एक्चुअल में काम क्या करता है और इसके अंदर स्कोर्स का क्या मतलब है। अब एक बात और ध्यान रखना, एक होता है T+2, T+1 और T+0 साइकिल। याद रखना, हम पहले T+2 साइकिल में हुआ करते थे, ठीक है। फिर लास्ट ईयर 2023 के अंदर हम आ गए किसमें? T+1। और अभी सेबी काम कर रहा है किस पे? T+0। T का मतलब होता है, देखो, सेटलमेंट टाइम। जब भी आप शेयर बेचते हो तो उसका जो पैसा है वो पहले आने में, सेटलमेंट होने में 2 दिन लगते थे, फिर 1 दिन लगने लगा, और अब हम चाहते हैं कि हाथों हाथ पैसा आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, अगर ऐसा हर जगह इंडिया में अप्लाई हो गया, तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो T+0 पे काम करेगा। आज के दिन T+1 पे काम करने वाली फर्स्ट कंट्री कौन है? चाइना। और दूसरे जो उसको ज्वाइन किया वो कौन था? इंडिया। लास्ट ईयर इंडिया ने ज्वाइन किया था। और अभी T+0 के ऊपर कौन काम कर रहा है? सेबी काम कर रहा है। तो आई थिंक ये भी 1-2 बार न्यूज में आ चुका है, आपको ध्यान होगा, ठीक है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इज नेचुरल गैस एक्चुअली क्लीनर देन कोल?
अब देखो क्या जो एक्चुअल में जो नेचुरल गैस है क्या वो कोल से क्लीनर है क्या? देखो कोल क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कोयला, ठीक है, पेट्रोल, यानी कि जितना भी आपका फॉसिल फ्यूल्स होता है, उन फॉसिल फ्यूल से ज्यादा क्लीनर है क्या नेचुरल गैस? तो सिंपल सी बात है ही, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो वो होता है पोल्यूशन होता है, उसके अंदर आपने पढ़ा सबसे ज्यादा क्या निकलती है? मीथेन, ठीक है, CH4, फिर क्या निकलता है? तो इसके अंदर ईथेन निकलती है, ठीक है, C2H6, ठीक है, तो ये सब चीजें निकलती हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो या इनसे बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज को प्रमोट करती है, इनसे बचने के लिए क्या यूज कर लो? नेचुरल गैस यूज कर लो। और अभी मैंने समझाया था नेचुरल गैस में इतना पोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है। अब समझना, ये जो नेचुरल गैस है ना और ये जो कोयला है, तो देखो ये कैसा है, ये एक तरीके से पास्ट हो चुका है, और नेचुरल गैस क्या है? हमारा फ्यूचर है, ठीक है। यानी कि इसको यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, इसको करोगे तो नहीं अच्छा रहेगा क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने वाला कौन है? पास्ट और फ्यूचर के बीच में, तो नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को आजकल एक टर्म दिया गया है, कौन सा टर्म? तो याद रखना, इसको ब्रिज फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज फ्यूल। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, रिसेंटली ब्रिज फ्यूल वाज सीन इन द न्यूज। क्या है ब्रिज फ्यूल? तो याद रखना, नेचुरल गैस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्रिज फ्यूल, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बातें हो रही कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बनता है, तो मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं कि मान लो जब सबसे पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई होगी, ठीक है, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, तो वहां पर डायनासोर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े जानवर सब रहते होंगे। धीरे धीरे वो मर जाते होंगे, मर जाने के बाद वो उनकी हड्डियां दब गई, उसके ऊपर धीरे धीरे रेत या मिट्टी गिरती रही, उसके बाद वो लेयर्स में फॉर्मेशन होती रही, रॉक्स बनती रही, और वो सारे मर्ज होकर कहां चले गए? सरफेस के अंदर सबमर्ज्ड हो गए, यानी कि रॉक्स में चले गए। बाद में उनका जो कार्बन था, उस कार्बन में जो चेंजमेंट हुआ, उनके कार्बन में जो चेंजमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ? किसी का क्या बन गया? कोयला, किसी का पेट्रोलियम। किससे? प्रेशर से। और जिस कोयले पे, जिस कार्बन पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगा, सबसे ज्यादा हीट मिली, वो क्या बन गया? वो डायमंड बन गया। तुम्हें पता होगा हीरा इन्हीं से बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर कोयले को एक पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेशर दे दिया जाए, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो कोयला बन जाता है, सॉरी, हीरा बन जाता है। जैसे अभी हमने जो सिंथेटिक डायमंड्स बनाए थे, हमारे मोदी जी, जो बाइडन की जो वाइफ है जिल बाइडन, उनको गिफ्ट भी करके आए थे ना, जो सिंथेटिक डायमंड हमने बनाए थे, ऐसे तो बनाए थे लैब के अंदर, उसको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर दिया कार्बन को, और बन गया डायमंड, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या बनता है? ये बनते हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। यूक्रेन सेज रशिया हैज फायर्ड 5 जिरकॉन मिसाइल्स एट कीव इन 2024। देखो आपको पता है रशिया और यूक्रेन काफी टाइम से लड़ने के ऊपर बैठे हुए हैं, लड़े हुए हैं। लड़ने का रीजन क्या है? नाटो। आई थिंक बहुत बार पढ़ चुके हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? 1949। हेडक्वार्टर इसका कोई है नहीं, ठीक है। अच्छा, जो नाटो है, इस नाटो के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं? तो 32 है। पहले 30 थे, फिर 1, और जो 1 है वो कौन है? तो इसमें फिनलैंड जुड़ा होता है, और अभी रिसेंटली कौन जुड़ गया इसके अंदर? स्वीडन जुड़ गया, ठीक है। तो ये इसका हो गया बेसिक। ये कैसा ग्रुप है? तो ये एक मिलिट्री ग्रुप है, नाटो, ठीक है। अगर तुमने किसी एक देश पे अटैक किया तो इन 32 कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा। अब क्या हुआ, इसने एलिगेशन लगाया है कि कीव क्या है? यूक्रेन की कैपिटल। और याद रखना, जब तक कैपिटल को कैप्चर नहीं करोगे तब तक आप उस देश को कैप्चर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जिरकॉन मिसाइल हम पे लॉन्च किया। क्वेश्चन आता है व्हाट इज जिरकॉन मिसाइल? तो याद रखना, जिरकॉन मिसाइल जो है ना वो 33 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल है। किससे? जो आपने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाले थे ना, लिटिल बॉय, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था? फैटमैन। तो वो जो फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे ना, उसमें उस बॉम्ब के अंदर जितनी कैपेसिटी थी उससे 33 गुना 33 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी का न्यूक्लियर वार हेड रखकर आप वहां पर लॉन्च कर सकते हो कहीं पर भी। तो सोचो, आज उस न्यूक्लियर वेपन का यूज किया था हमने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 1945 के अंदर, आज तक उसका इंपैक्ट है। सोचो इस वाले पे इतना अगर वॉर हेड रख के यूज कर लिया जाए तो उसके इंपैक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना, ये कौन सी मिसाइल है? जिरकॉन मिसाइल। किस पे चलती है? तो याद रखना, स्क्रैमजेट इंजन पे चलती है। अब कहोगे कि सर स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? तो एक होता है, याद रखना, रामजेट इंजन, एक होता है स्क्रैमजेट इंजन। व्हाट इज रामजेट इंजन? तो पहले क्या होता था, मिसाइलों को चलाने के लिए आपको पता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
एक अलग से टैंक लगाना पड़ेगा। तो हमने एक नया इंजन बनाया रामजेट। रामजेट क्या करता है कि हवा से ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेता है और उससे क्या होती है, बर्निंग होती है। फिर आया स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट क्या करता है, चल रहा है आगे मिसाइल, ठीक है, हवा से ऑक्सीजन लेके वो बर्निंग भी हो रही है, तो आगे जिस स्पीड से बढ़ेगा और जितनी हवा उसको टकराएगी, जिस स्पीड से जा रहा है, उस हवा को वो यूज करता है अपने और आगे बढ़ने में। तो ये टेक्नोलॉजी कौन से उसमें होती है, स्क्रैमजेट इंजन में। तो ये कौन सी इंजन पे काम करता है, स्क्रैमजेट। और ये कैसी मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्या होता है, देखो एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। देखो एक होता है सोनिक। सोनिक का मतलब है 1 मैक, यानी कि स्पीड ऑफ द साउंड, जो स्पीड ऑफ द साउंड से चलता है वो क्या होता है, सोनिक। एक होता है सुपरसोनिक, जो 1 से लेकर 5 इंटू साउंड ऑफ स्पीड से चलेगा, उसे हम क्या करेंगे, सुपरसोनिक। एक होता है हाइपरसोनिक, जो 5 गुना या 5 मैक से ज्यादा तेज चलता है, वो सुपर हाइपरसोनिक हो गया। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, इज इट ईरान, इज इट इराक, इज इट यूएई, कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब समझना, क्या इंडिया के पास नहीं है क्या हाइपरसोनिक मिसाइल? क्या इंडिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल है? कौन सी? तो आपने नाम सुना होगा, कौन सी हमारे पास, ब्रह्मोस। ठीक है, और ब्रह्मोस किससे बनी है, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर से, और रशिया की रिवर कौन सी, कोसमो। ठीक है, तो सॉरी मॉस्को, तो शुरू के दो वर्ड ले लिए, इसका ब्रह्म, इसका मोस, तो ब्रह्मोस बन गई। ये बनी कब थी, 2001 में। इंडियन आर्मी को कब दी गई थी, 2007 में। और ये किस पे चलती है, मैक की स्पीड पे 2.5 मैक पर चलने वाली है। ठीक है, हालांकि इसके और ज्यादा इसके इनोवेशन हो चुके हैं इसके अंदर। तो अगर पूछे हाइपरसोनिक कौन सी है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया की, याद रखना, 2020 में टेस्टिंग की गई थी, जिसका नाम रखा गया था हाइपरसोनिक डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल या टेस्टिंग व्हीकल। ठीक है, अभी वो अंडर प्रोसेस है, जब बन जाएगी तो हम उसको पढ़ लेंगे, डीआरडीओ के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। जैसे ये हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताया हुआ है, कैसे काम करती है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, ठीक है, रेंज क्या है, तो इसको थोड़ा सा हमें देख लेना। वो हेड कितना है, 400 kg, लेंथ 8 to 10 मीटर, स्पीड कितनी है, तो अप टू 9 मैक स्पीड है। ठीक है, मैंने कहा था 5 से ज्यादा हो जाएगी तो हाइपरसोनिक हो जाएगी। और एक ऐसी मिसाइल भी जो 15 इंटू मैक चलती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सी कंट्री ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। टीम लेड बाय PRL अहमदाबाद फाइंड्स ओजोन ऑन जुपिटर्स मून कैलिस्टो। देखो, जैसे हमारा मून क्या है, मून, ठीक है, एक होता है जैसे सन, सन के चारों तरफ जो सेलेस्टियल बॉडी घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेट। और प्लेनेट के चारों तरफ कोई घूमता है तो उसे कहते हैं मून। हमारा नेचुरल जो सैटेलाइट है वो कौन सी है, मून। आर्टिफिशियल तो 5 से 6,000 सैटेलाइट घूम रही है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, जुपिटर। सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी। तो इस जुपिटर के भी कुछ क्या है, मून्स बने हुए हैं, लगभग 95 मून्स इसके आज के दिन रिकॉग्नाइज्ड मून है, जिनको रिकॉग्निशन दिया हुआ है। अब समझना, इसके सबसे बड़े जो मून है वो कौन सा है, तो याद रखना गैनीमेडे। कौन सा है, गैनीमेडे। उसके बाद आता है यूरोपा, और उसके बाद आता है कैलिस्टो। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यहां पर कैलिस्टो के ऊपर हमने क्या ढूंढा है, ओजोन। ओजोन यानी कि O3। O3 क्या होता है, तो याद रखना, ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स, 3 एटम्स मिलकर क्या बना देते हैं, O3 बना देते हैं। O3 काम क्या करती है, तो याद रखना, सूरज से या सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उनको ब्लॉक करने का काम करती है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करने का काम करती है, क्योंकि उसकी वजह से हमें कैंसर होने के चांस होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, इन सब से हमें O3 बचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर कैलिस्टो के ऊपर हमें O3 मिला, तो ये भी है ना कि वहां पर ऑक्सीजन भी तो होगी ना। तो हमारी जो रिसर्च है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सिंपल हम इसको साइंस एंड टेक में ऐड कर सकते हैं। अगर पूछे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट तो कौन सी है, गैनीमेड है, जो कि किसकी है, जुपिटर की है। सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो भी कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, अब बात समझना, एक मिशन गया था जिसका नाम था ICY जूस। और ICY जूस मिशन भेजा था किसने, ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये मिशन गया कब था, तो याद रखना 2023 में। और ये पहुंचेगा कब, 2031 में, यानी कि 8 साल लग जाएंगे इसको वहां तक पहुंचने में, 8 ईयर में। और ये गया किस लिए है, तो ये जो 3 मैंने यहां पर लिखे हैं ना, इन तीनों जो सैटेलाइट्स हैं, इनके ऊपर ये लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढेगा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लाइफ पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए जुपिटर के सैटेलाइट्स के ऊपर जो मिशन भेजा उसका नाम क्या है, तो ICY जूस मिशन। उसमें 2023 में गया।
8 साल बाद वहां पहुंचेगा, 3 साल तक वो स्टे करेगा और वहां से हमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के हमें सैंपल भेजेगा। और अभी वहां पर O3 मिल गई है तो थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा कि वो जो वहां पर ऑक्सीजन तो होगी ही, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स की, तो याद रखना कौन सी लेयर के अंदर सबसे ज्यादा या ओजोन कहां मिलती है। तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो ट्रोपोस्फेयर है ये 0 से 10 माइल्स तक होता है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा बैलून चलते हैं, बादल होते हैं, एरोप्लेन चलते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो हमारे उसको यूवी रेज को ब्लॉक करने का काम करती है। फिर कौन सा आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, मीसोस्फेयर, ठीक है। मीसोस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो मीटियोर्स वगैरह होती है ना, उनको ग्रेविटेशनल या फ्रिक्शनल फोर्स से क्या कर दिया जाता है, खत्म करने का काम किया जाता है। जैसे ऊपर पहुंचोगे थर्मोस्फेयर, यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह होंगी, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एक्सोस्फेयर, जो आउटर स्पेस कहा जाता है, जहां पर स्पेसशिप या तुम्हारी एक्सो जो एक्सटर्नल जो सैटेलाइट है वो घूमती रहती है, ठीक है। तो ये टोटल क्या है, हमारी 5 लेयर्स बनी हुई है। इनके बारे में भी थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कई बार पूछ लेता है बारिश कहाँ होती है, बादल कहाँ बनते हैं, प्लेन कहाँ उड़ते हैं, ठीक है, ओजोन कहाँ मिलती है, मीटियोर्स कहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स से जल जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। स्टडी रिवील्स 2 डिस्टिंक्ट लंपी स्किन डिजीज। देखो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था गायों के अंदर लंपी वायरस आया था और इस वायरस की वजह से लगभग 2 लाख गायों की डेथ हो गई थी। और उसके बाद इफेक्ट क्या हुआ था कि हमारे जो देश में जो मिल्क है उस मिल्क की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारी प्रोग्राम भी चलाए गए थे, जैसे कि ये किया गया था नंद बाबा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताओ नंद बाबा प्रोग्राम मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया था, कब, लंपी वायरस के आने के बाद, ठीक है। तो ये जस्ट एक इसको ध्यान रखना, कहीं इस साल भी ना आ जाए, तो इस वायरस के बारे में थोड़ा डाटा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, पुनेट स्क्वायर। देखो पुनेट स्क्वायर क्या है, एक जेनेटिक पजल है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई पर्सन है, उसकी शक्ल उसकी मम्मी से मिल रही है, पापा से मिल रही है, आंखें दादी से मिल रही है, नाक दादा से मिल रहा है ना, बोलने का तरीका चाचा के ऊपर गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो जेनेटिक्स होते हैं वो फैमिली ट्री के अंदर कभी कहीं ना कहीं सभी से मिलते रहते हैं। तो इसकी पजल को सोल्व किया है किसी साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या है, पुनेट, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट। आप मुझे उनका पूरा नाम कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब समझना इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली थोड़ा समझना होता क्या है, एक होता है फादर, एक होती है मदर। फादर से हमें क्या मिलते हैं, तो एक्स और वाई जो जीन्स होते हैं वो फादर में होते हैं, यानी मेल में होते हैं, और फीमेल में XX होते हैं। अब सोचो एक्स हमें मिला फादर से, ठीक है, और ये वाला एक्स हमें मिला मदर से, तो क्या होगी, डॉटर होगी, ठीक है। अब सोचो कि वाई मिला फादर से और एक्स मिला मदर से, अगर दोनों से एक एक जीन मिलेगा तो क्या होगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनकी जो उनका जो रिकॉग्निशन है, उनकी जो मैंने अभी बताया कि कैसे कैसे उनकी जो किससे क्या मैच कर रहा है, दादा से दादी से ना, तो ये एक पजल थी, आज तक सोल्व नहीं हुई थी, एक साइंटिस्ट उसने सोल्व कर ली। तो जस्ट बेसिकली उसका नाम याद रखना, कहीं गलती से पूछ ना लिया जाए हमसे, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ओवर 63,000 इंडिविजुअल्स डेड। देखो एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेंट्स, कब बना था, 1951 में बना था। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और जेनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने मेंबर है टोटल, तो 175 मेंबर इसके टोटल मेंबर है, ठीक है, कंट्रीज। अब हुआ क्या कि हर साल जब माइग्रेशन होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो इसमें लगभग 63,000 लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक, लास्ट डिकेड में, पिछले 10 सालों में, ऐसा इसने कहा है। अब क्या इनको बचाने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है क्या, तो याद रखना एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था माइग्रेशन या मिशन माइग्रेंट प्रोग्राम, ठीक है, MMP। ये जो MMP था, मिशन माइग्रेंट प्रोग्राम, इसके अंदर ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। इसका काम था कि माइग्रेशन को इजी सेफ बनाया जाए, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर भी जो माइग्रेशन होता है तो हमारे लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे प्रवासी भारतीय, ठीक है, बीमा योजना बना रखी है, ठीक है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा है, तो MMP बना रखा है, माइग्रेशन या मिसिंग माइग्रेशन प्रोग्राम इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना, IMO क्या होता है, क्या काम करता है, कब ये बना होता है, ठीक है। उसके बाद चलते, और ये किसकी बॉडी है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, कौन सी, IOM, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर।
90 ईयर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। देखो अभी आरबीआई के लगभग 90 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुका है और कई बार क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1935 में। आरबीआई की फॉर्मेशन किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर हुई थी। ठीक है, आरबीआई किस एक्ट से बना था? तो 1934 के एक्ट से बना था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे था? तो याद रखना हेडक्वार्टर 1935 से 37 तक कहां पर था? कोलकाता। और बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर? मुंबई में। आज इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर। इसका जो आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर वो कौन थे? तो याद रखना सर ऑसबोर्न स्मिथ, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था तो ब्रिटिशर ही होगा कोई ना कोई। कब से कब तक थे? 1935 से 37 तक। अगर पूछे फर्स्ट इंडियन कौन था, तो याद रखना फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, जो 1943 से 1949 तक क्या रहे थे। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है आरबीआई। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, आरबीआई को 90 ईयर्स पूरे हो गए बने हुए। तो सबसे पहले बेसिक इसका देख लेते हैं कि आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1935। आरबीआई किस एक्ट से बना था? तो याद रखना एक्ट ऑफ 1934 से बना था, यानी कि इसका 1934 में आरबीआई एक्ट आया होता है। अब समझना कि जो हमारा आरबीआई है किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कमेटी कौन सी है? तो याद रखना यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना होता है। एक्चुअल में ये कमेटी कब बनी थी? तो ये कमेटी इनिशियली बन चुकी थी 1926 में, लेकिन 1926 के बाद इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर एक्चुअल में हुआ क्या? तो देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे पूरी दुनिया में 1929-30 के अराउंड। और जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तो सारे के सारे देश बर्बाद हो रहे थे। तो उस समय देखो एक कॉन्सेप्ट क्या था कि सारे बैंक प्राइवेट होते थे, मैक्सिमम बैंक ब्रिटिशर्स के थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे यहाँ पर। तो लगभग 137 प्लस बैंक थे इनके। और होता क्या था कि देखो बैंक का काम क्या होता है, पैसा आया और किसी को पैसा लोन पर दे दिया और उससे लोन लेकर पैसा कमा लिया, सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या हुआ कि इन बैंकों के पास पैसा आता था, ये क्या करते थे, सारा पैसा लोन पे दे देते थे। और जब पैसा इन्वेस्ट करने वाले पैसा मांगते थे तो इनके पास पैसा होता नहीं था, क्योंकि जिसको लोन दिया वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेगा, कोई 2 करोड़ रुपए एक दिन के लिए लोन तो लेगा नहीं। तो हुआ क्या कि जब लोग पैसा मांगने आने लगते तो ये कहते पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, तो मार्केट में अफवाह उड़ जाती कि पैसा नहीं है, बैंक डूब रहा है, बैंक दिवालिया हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है। और होता क्या था कि उस बैंक को जबरदस्ती ताला लगा के भागना पड़ता था। तो सारे के सारे बैंक ऐसे भाग रहे थे बंद कर करके। तो लोगों का जो ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स के अंदर में जो कॉन्फिडेंस था ना, वो कम होता जा रहा था कि ये लोग बेवकूफ बनाते, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बैंकों को रेगुलेट किया जा सके। तो इन्होंने बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक प्राइवेट बॉडी बनाई, जिस प्राइवेट बॉडी का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको स्टार्ट किया गया था एज ए प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी। अब क्या हुआ, कमीशन बनाया गया, यंग हिल्टन कमीशन 1926 में बन जाता है। 35 के अंदर ये किसकी, आरबीआई की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब आरबीआई क्या करने लगा, इन बैंकों को रेगुलेट करने लगा। और इनको रेगुलेट कैसे करने लगा, तो आपने नाम सुना होगा आरआर, रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। आरबीआई के बारे में अगर पूछे कि आपसे कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो याद रखना इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। और सर ऑसबोर्न स्मिथ कब तक रहे, 1935 से 37 तक। उसके बाद इसका जो फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर था वो कौन था, तो याद रखना फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख कब से कब तक रहे, 1943 से 1949 तक। ठीक है, अगर आपसे पूछे एट प्रेजेंट कौन है, तो एट प्रेजेंट कौन है, हमारे शक्तिकांत दास हमारे क्या हैं, आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, 1+4 की बॉडी होती है, गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो पहले इसका हेडक्वार्टर याद रखना कोलकाता में हुआ करता था 1935 से 37 तक। बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहां पे कर दिया गया, तो मुंबई में कर दिया गया। आज के दिन मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। याद रखना सीडी देशमुख वही है जिसने पहली बार हमारे इंडिया का जो बजट है वो हिंदी में प्रेजेंट किया था। ठीक है, बजट आपको पता है इंग्लिश में आता है, लेकिन पहला पर्सन जिसने बजट को हिंदी में प्रेजेंट किया था वो भी सीडी देशमुख ही थे। ठीक है, अब एक बात समझना, हुआ क्या कि ये जो आरबीआई बना, मैंने कहा कि एक प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी होती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो आरबीआई है
इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये करता क्या है, देखो इसका काम है मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन रखना। अच्छा, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि हमारे नेशन की प्रॉपर्टी बन चुकी थी। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल समझना कि मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन उसने 100 करोड़ रुपए जमा कराए किसी बैंक में, ये मान लो बैंक है, ठीक है, और इस बैंक के यहां पर मान लो विजय माल्या खड़ा है, कोई पैसा लेने वाला, लोन लेने वाला खड़ा है। अब इसने पैसा जमा कराया, इसके पास कितने हो गए? 100 करोड़। या ऐसा मान लो कि ये लेकर आया था 50 करोड़ और एक दूसरा पर्सन था, वो पैसा जमा करा गया कितने? 50 करोड़। टोटल कितने हो गए? 100 करोड़ पैसे हो गए। अब क्या अगर ये 100 करोड़ इसको दे दे और ये पैसा लेकर भाग जाए, या ये पैसा ना दे और फिर ये लोग पैसा लेने आए, तो क्या ये पैसा लौटा पाएगा? नहीं लौटा पाएगा। और यही वजह थी कि इसको बर्बाद होकर भागना पड़ता था। तो ये जो कोई भी कमर्शियल बैंक होता है उसको इन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया कि जब ये पैसा, इसके पास 100 करोड़ पैसा है, यानी कि 100% पैसा है मान लो, तो ये 100% का मैक्सिमम 78% पैसा क्या दे सकता है? एज ए लोन दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा। और बचा हुआ 22% जो पैसा है उसको डिवाइड कर दिया इन्होंने किसके अंदर? एक को नाम दे दिया CRR और एक को नाम दे दिया SLR। आपने ये वर्ड सुने होंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब लगभग 4% CRR होना चाहिए आपके पास बैंक में और लगभग 18% क्या होना चाहिए? SLR, यानी कि जो कैश है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड मतलब या तो गोल्ड फॉर्म में, गोल्ड खरीद लिए बैंक वालों ने, या फिर बॉन्ड खरीद लिए, या फिर उसके साथ साथ उन्होंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। और 4% पैसा लगभग इनके पास हमेशा कैश में होना चाहिए, ताकि ये लोग कैश लेने आए तो 150 करोड़ तो लेगा नहीं। अब मान लो तुम्हारे बैंक में 20 लाख रुपए जमा है, तो एकदम से 20 लाख थोड़ी निकालोगे, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 10,000, कभी 20,000। तो इतना पैसा होना चाहिए कि जब पैसे मांगने आए तो उनको पैसा लौटा दिया जाए। ये होता है CRR। ये कितना होगा? लगभग 4%। ये कितना होगा? 18%। ऐसा क्यों है? तो समझना कि अगर कभी ये ज्यादा पैसा मांगने आए तो इसको कह दो 2 दिन बाद आना, क्योंकि ये सारी की जो सेलिंग होती है 2 दिन में सेटलमेंट हो जाता है, तो उसका पैसा चुकाया जा सकता है और बैंक को बर्बाद भी नहीं होना पड़ेगा और बैंक वहां से लोन का इंटरेस्ट भी लेता रहेगा। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि CRR, SLR और लोन में से सबसे नॉन बेनिफिशियल कौन सा है? NPA कौन सा? नॉन परफॉर्मिंग असेट कौन सा बैंक के लिए? तो याद रखना CRR, क्योंकि ये पैसा कैश में होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंकों के लिए ये बर्बादी का कारण होता है, इस पे वो पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, समझ में आ गया ना? ये जो रेगुलेशन हुआ, ये रेगुलेशन कौन करता है? बैंक करता है। अब समझना RBI करता है। RBI एक और फॉर्मूला लेकर आया, ध्यान रखना, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। अब कहोगे कि सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो याद रखना इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 इसमें RBI की तरफ से मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है या जो डिफ्लेशन होता है, उस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे मान लो इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, और सप्लाई कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। और अगर मान लो डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाए तो डिफ्लेशन हो जाएगा, यानी कि चीजों के रेट बहुत कम हो जाएंगे या चीजों के रेट ज्यादा हो जाएंगे। और इसको रेगुलेट कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में आती है, साल में 6 बार आती है, तो हमें इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर क्या आता है? RR आता है और इसी के अंदर क्या आता है? RRR। और RR और RRR का क्या कॉन्सेप्ट है? तो थोड़ा सा एक बार हम समझ लेते हैं कि RR क्या होता है और RRR क्या होता है। देखो मान लो ये किसी देश का क्या है? कमर्शियल बैंक, ठीक है, और ये किसी देश का क्या है? सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया? RBI, और कमर्शियल बैंक मान लो SBI। अब सोचो जो कमर्शियल बैंक है मान लो SBI, इसको पैसे की नीड पड़ी तो किससे लेगा? RBI से। तो RBI जब इसको पैसा देगा तो जिस इंटरेस्ट पे पैसा देगा वो क्या हो जाएगा? रेपो रेट। क्या हो जाएगा? रेपो रेट। और जब कभी RBI को पैसे की नीड पड़ेगी सेंट्रल बैंक को, और जब इससे पैसा लेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये रटना नहीं है कितना कितना चल रहा होता है, ये जब एग्जाम के पास आप पहुंचो उस समय एक बार गूगल करके चेक कर लेना, हर 2 महीने में चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अच्छा याद रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमारे RBI का जो लोगो है उसमें क्या क्या है, तो लोगों को ध्यान से देख लेना, लोगों में कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है।
उसके बाद चलते नेक्स्ट, वन व्हीकल वन फास्टैग। देखो अभी क्या हुआ, फास्टैग की जो पॉलिसी थी, सबसे पहले याद रखना 2014 में 2014 में क्या हुआ था, फास्टैग को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, कि व्हीकल के ऊपर फास्टैग लगेगा। लेकिन आज के दिन क्या है, मेरे पास एक फास्टैग है, मैं मेरी गाड़ी में भी वही लगा के चला जाता हूँ, ठीक है, फादर है वो कहीं जा रहे हैं वो भी वही यूज़ कर लेते हैं, ब्रदर भी यूज़ कर लेते हैं, तो होता है क्या, एक फास्टैग का मल्टीपल यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो एक नई पॉलिसी आने वाली है कि वन व्हीकल वन फास्टैग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन इंप्लीमेंट करेगा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये कब बनी थी, 1988 में बनी होती है, ठीक है। और याद रखना NHAI ने अभी क्या किया था, जो प्लास्टिक था उसको किस में यूज करना शुरू कर दिया था, रोड कंस्ट्रक्शन में, और जो स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज करने वाला दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा बन गया है, इंडिया। और यूज कौन कर रहा है, NHAI, किसके अंदर, तो ये यूज कर रहा है किसके अंदर, उसको रोड कंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि स्टील का जो एंड मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको सड़कों में बिछाया जाने लगा है, जिसको स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो सूरत में सबसे पहले यूज की गई थी एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। और वो नॉर्मल रोड से ज़्यादा अच्छी हुई और अब हम उसका मैक्सिमम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और NHAI, नेशनल हाईवेज आप जानते हो, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, NH44, सबसे बिजीएस्ट NH8, ठीक है। ये थोड़े से ध्यान रखना, सबसे छोटा NH47 का, ए जो कि तुम्हारे केरल में बना हुआ है, लगभग 5 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया बिल्ट एयर स्ट्रिप इनोग्रेटेड इन अगलेगा आइलैंड। देखो अगलेगा आइलैंड कहाँ पे है, मॉरिशियस में। सिंपल सा है, दोबारा से वही न्यूज आ गई। देखो ये हमारा मान लो क्या है, इंडिया, यहाँ पर क्या बना हुआ है, मान लो कि यहाँ पर एक कंट्री है, कौन सी, मालदीव, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मालदीव से रिलेशन खराब हो गए तो हमारी आर्मी को वहां से हटा दिया गया। अब सोचो कि यहाँ से कोई हम पे अटैक करेगा तो पहले हम यहीं रोक लेते, उसको पता चल जाता। अब ऐसा है नहीं, तो हमें यहाँ पर एक एयरबेस बनाना था, तो हमने एयरबेस कहाँ पे बना दिया, मॉरिशियस के अगलेगा आइलैंड के ऊपर। शायद ये हम न्यूज पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटेड न्यूज है, इसको जस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि मालदीव में किसका इन्फ्लुएंस आ चुका है, चाइना का। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने वहां पर अपना एयरबेस बना लिया, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ये रिपीटेड न्यूज है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट प्लीज ऑन ए वेरीफाइंग काउंट ऑन द EVMs। देखो अभी क्या हुआ, रूलिंग पार्टी है ना, उस रूलिंग पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, या किसी भी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्प्लीकेशन करने की बात कही है। क्या कहा है कि जब आप EVM में यूज करोगे वोटिंग का, तो याद रखना एक VVPAT एक होता है, बैलेट पेपर जैसा, ठीक है। जैसे पहले उस पे जो इलेक्शन होते थे बैलेट पेपर पे होते थे, तुम जिसको चाहते हो उस पर टिक किया और वो सबमिट कर दिया और एक प्रूफ होता था। आजकल EVM आ चुकी है। EVM में क्या होता है, आपने टिक किया, उसको वोट चला गया और इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो गया, उसकी काउंटिंग हो गई। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि EVM एक्चुअल में आया कब था ना। तो EVM का मतलब देखो, सबसे पहले 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। 1979 के अंदर एक कंपनी है, शायद आपने पढ़ा होगा, BEL, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है। इस कंपनी को बनाने का टारगेट इसको दिया गया कि तुम EVM बनाओगे। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले याद रखना 1982 में केरला के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसमें इसका पहली बार यूज हुआ था EVM का। लेकिन उसको बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने क्या कर दिया था, स्ट्राइक डाउन, यानी कि उसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। फिर उसके बाद 1998 में इलेक्शन हुए थे, कहां पर, तो MP, राजस्थान और दिल्ली, इसके अंदर EVM को यूज किया गया था। उसके बाद 2000 के अंदर हरियाणा के अंदर किसका यूज किया गया था, तो याद रखना EVM का। और हरियाणा में 90 सीट्स है, जिसमें से 45 सीट्स के ऊपर इसका यूज किया गया था। 45 सीट के ऊपर तुम्हारे बैलेट पेपर का यूज हुआ था। अब क्वेश्चन आता है, पहली बार लोकसभा में कब यूज हुआ था EVM का, तो याद रखना लोकसभा में पहली बार EVM का यूज हुआ था 2000 के इलेक्शन में, 2004 के इलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और इस बार भी क्या होगा, EVM का यूज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EVM का तो यूज करो, लेकिन किसी NGO ने एक एप्लीकेशन लगा रखी थी जुलाई 17, 2023 में, कि EVM में ये नहीं पता चलता कि, क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल है हैकिंग के, कि हैक हो जाता है, वोट करते हो किसी को, जाता किसी को है, लेकिन जब वोट करोगे तो एक पेपर निकलता है। तो कहा है कि वो जो पेपर निकलेगा ना, उसकी मैचिंग करवाएंगे, क्रॉस मैचिंग कराएंगे, और उसके अंदर लगभग 50% अगर मैच नहीं हुआ तो उसके बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम उसको मैच करवा सकें। तो याद रखना पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-7 दिन ही एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन हमें यह पता चल जाएगा इलेक्शन फेयर हुए कि नहीं हुए। बात समझ में आ रही है ना। तो फेयर इलेक्शन को प्रमोट करने की ये सब किया जा रहा है, ठीक है।
जैसे कि यहां पर लिखा हो व्हाट इज वीवीपैट, क्या होता है वीवीपैट, तो देखो वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, जो आपने वोट किया वो सही किया नहीं किया, क्या वो उसी को वोट पड़ा जिसको डालने गए थे, तो इसको वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ईवीएम मशीन आप जानते हो, आपने टिक किया, उसके बाद किसके पास वोट गया, यहां से एक पर्ची निकलेगी, उस पर्ची को आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मैच करवा सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा है, ताइवान रॉक, देखो अभी क्या हुआ, ताइवान के अंदर एक अर्थक्वेक आता है, ठीक है, 7.4 मैग्नीट्यूड का, और उससे वहां की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो क्या हो जाती है, ऐसे गिर जाती है। तो क्वेश्चन निकल के आता है कि अर्थक्वेक पहली बात तो आते ही क्यों है, तो याद रखना अर्थक्वेक आने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो कौन सा है, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर का मतलब ये हमारी अर्थ है, ये सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट, ये इसके बाद कौन सा आती है हमारी, तो मेंटल, और मेंटल के बाद कौन सी आती है, कोर। और आपको पता है इनके बीच में क्या मिलती है, डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि देखो इसको हम सियाल भी कहते हैं, इसको हम सीमा भी कहते हैं, इसको हम नीफे भी कहते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और निकल प्लस आयरन। अब क्या हुआ, ये अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। अब सोचो एक फुटबॉल है, उसके ऊपर एक फुटबॉल है, उसके ऊपर एक फुटबॉल है, तीनों अलग अलग मटेरियल के हैं, तुम उसको घुमाए जा रहे हो, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो घूमती है ना, लगभग 29.5 किलोमीटर पर सेकंड से अर्थ घूमती है, 1648 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। तो जब अर्थ ऐसे घूमती है तो सोचो फुटबॉल घूम रहा है 3 लेयर वाला, तो इन तीनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा तो मोल्टन स्टेट में मटेरियल चला जाएगा, तो यहाँ पर भी मोल्टन स्टेट में मटेरियल जमा हो जाता है। अब ये जो मोल्टन स्टेट में मटेरियल है ये ऊपर की तरफ लगाएगा प्रेशर, और जब प्रेशर लगाएगा तो यहाँ पर होती हैं प्लेट्स, और जब प्लेट्स में प्रेशर लगाएगा तो प्लेट्स के अंदर आ जाते हैं क्रैक, और जब क्रैक आते हैं तो यहां से निकलती हैं वेव्स, पी वेव, ठीक है, एस वेव, सेकेंडरी वेव और एल वेव, जिनको लव वेव्स कहा जाता है। और ये जब ऊपर पहुंचती है तो इससे क्या होता है, सरफेस हिल जाता है। और जब भी आपको पता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ अगर वो हिलता है, शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, क्या कहेंगे उसको, अर्थक्वेक, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो फोर्स लगता है इसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, जियोथर्मल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या है, तो याद रखना एक हमारे पास होता है मर्केली स्केल, ठीक है, क्या होता है, मर्केली स्केल। और मर्केली स्केल कैसे यूज करते हैं, तो देखो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। होता क्या है कि मान लो, अच्छा इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो 9 की तरफ होगा, अगर मान लो उसकी इंटेंसिटी कम है तो किसकी तरफ होगा, 0 की तरफ होगा, सिंपल सा, ठीक है। अब समझना, एक होता है रिक्टर स्केल, एक मर्केली और एक रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में 0 से 9 होता है, मर्केली में 0 से 12 होता है, सॉरी, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या हुआ, अच्छा क्या अर्थक्वेक इंटरनल फोर्सेस की वजह से आता है, तो याद रखना इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी आता है। यानी कि सोचो अगर किसी सरफेस के ऊपर यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, और ये जो प्लेट है इस प्लेट के ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि प्लेट यहां से हिल जाए, तो ये प्लेटों का हिलना ही क्या कहलाएगा, उससे हलचल होगी तो ऊपर इफेक्ट मिलेगा, और ऊपर इफेक्ट मिलेगा, जो वेव्स निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, अर्थक्वेक कहलाएंगी, ठीक है। तो याद रखना कई बार पूछ लेता है, अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, तो इंटरनल फोर्सेस से भी होता है, जियोथर्मल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस से भी होता है, जैसे डैम बना देना, ठीक है, जैसे टिहरी डैम की वजह से नेपाल में आ गया था भूकंप, है ना, उसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, तो उससे प्लेटों का हिल जाना, और प्लेटों के हिलने से क्या आ जाएंगे, अर्थक्वेक आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी कहां पर है, जापान उसके अंदर, सॉरी ताइवान के अंदर। लेकिन याद रखना हमें थोड़ा सा बेसिक इसका हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। एक मर्केली स्केल और दूसरा है रिक्टर स्केल, एक उसकी इंटेंसिटी को नापता है, एक उसके मैग्नीट्यूड को नापता है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।